नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आमिर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज मेरे साथ मौजूद हैं निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर की रहने वाली भाजपा की महिला नेत्री रोशनी जी। रोशनी जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका आज की हमारे विशेष शो में। और रोशनी जी, जैसी हमारी परंपरा है शो की, मैं ये चाहूँगा कि वैसे तो आप का जो परिचय है लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारी परंपरा है कि एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में आपका परिचय हो जाए। जी। परिचय दीजिए। मैं रोशनी यादव, जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड क्रमांक 6 से, जो नेंगवा चंद्रपुरा बेल्ट है, और भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और इस निवाड़ी क्षेत्र की बेटी कहलाती हूँ। और लगातार जो है एक जनसेवक के रूप में इस जिले की और माता-पिता की सभी की चिंता करते हुए मैं हमेशा एक समाज सेवा के पथ पर चल के हमेशा कार्य करने का साहस जुटाती हूँ, मेरे सभी परिवारजनों के सहयोग और आशीर्वाद से। तो ये जी। था रोशनी जी का परिचय। रोशनी जी, अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल करते हैं हम आपकी राजनीति से। आपका जो राजनीति का सफ़र है, आप भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हैं, लगातार सक्रिय हैं, विधानसभा निवाड़ी में भी सक्रिय हैं और दावेदारी भी कर रही हैं। तो आपका ये जो राजनीति का सफ़र है, वो कैसे शुरू हुआ? राजनीति का सफ़र शुरू होने के लिए हमें विचार नहीं करना पड़ता है। ये स्वतः ही, चूँकि कुदरत का ऐसा नियम है कि भगवान सब कुछ पहले से ही तय करके रखते हैं, हमें सिर्फ़ अपना कर्म करना होता है। और उसी कर्म योग में चलते हुए मैंने, चूँकि मेरी खुद की एक स्वयं की निजी संस्था है बुंदेलखंड जन सेवा समिति, उसके माध्यम से मैं लगातार निवाड़ी जिले और पूर्व में मध्य प्रदेश भोपाल में भी कई संस्थाओं में मैंने काम किया है, मीडिया क्षेत्र में भी काम किया है। और उसी माध्यम से नशा मुक्ति अभियान को मैंने बहुत ऊंचाई तक चलाने का प्रयास किया है। और आज भी लगातार मैं ये निवेदन करती हूँ मेरे भाइयों से कि हमें नशा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज हमारे बुंदेलखंड की जो परिस्थितियां हैं, 60% लोग नशे की गिरफ्त में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है इस क्षेत्र की बहन और बेटी होने के नाते, और इसी तरह समाज सेवा महिला सशक्तिकरण की आवाज बनकर आगे बढ़ी हूँ। युवाओं का मान सम्मान बढ़कर ये बहन आगे बढ़ी है। और इस प्रकार से जब ये सामाजिक जीवन की दिनचर्या चलती रही, तो ये मालूम ही नहीं हुआ कि जब लोगों के बीच में गांव-गांव जाना प्रारंभ किया और उनकी जो समस्याएं निकल कर आई, तो एक आभा मंडल रचित हुआ कि ऐसे हम सामाजिक जीवन में रहते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक मजबूत जनप्रतिनिधि बनना होगा, और उन जनप्रतिनिधि बन करके उस आवाज को सदन में उठाना पड़ेगा, चाहे वो हमारे विधानसभा का सदन हो या मुझे इस निवाड़ी क्षेत्र के मेरे प्रियजनों ने चुनकर, परिवारजनों ने जिला पंचायत सदस्य बनाकर मुझे जिला पंचायत की सदन में बिठाया है। और उस सदन में बिठाया उन्होंने मुझ पर जो भरोसा किया, और जैसे ही मेरे पास उस सदन का बजट आया, तो मैंने अपने क्षेत्र के लिए बिना कुछ सोच विचार करके उसको समर्पित कर दिया। हमारे यहाँ बहुत ही चर्चित एक धाम है तारा माई का, तो उसके लिए मैंने 20 लाख रुपए की राशि लाइट के लिए सुकृत की है। और जहाँ भी पंचायतों में नाली की अव्यवस्था है, उसके लिए सुकृत की है, स्वच्छता परिसर के लिए दिया है। तो मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि अगर हम राजनीतिक ढांचे में या इस परिदृश्य में फिट हुए हैं, और अगर हमारा जीवन यही है, तो सबसे पहले ये युवाओं के लिए भी, चूंकि मैं भी एक युवा हूं, और हमें ये समझना जरूरी है कि राजनीति सेवा का मार्ग है, लालच का मार्ग नहीं है। अगर जिनको लालच के धागे में मोतियों को पिरोकर चलना हो, तो मेरे ऐसे लोगों से निवेदन होगा कि आप राजनीति में खुद का पग ना रखें, क्योंकि ये राजनीति आपको बर्बाद कर देगी। अगर आप सेवा भाव से समर्पित होके जाएंगे, तो ये स्वतः ईश्वर की कृपा होगी और हमारे परिवारजनों का, क्षेत्र का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जो आप सेवा करेंगे, तो बहुत ऐसा कहा गया है कि जो सेवा करता है वो मेवा पाता है, तो मुझे लगता है उस मेवा स्वरूप आशीर्वाद हम पाएंगे। तो राजनीति की शुरुआत इस प्रकार से हुई, और आज मुझे लगता है कि एक अच्छा मुकाम इस बहन ने पाया है, और इस क्षेत्र के, जिले के लोगों ने मुझे बहुत प्रेम सम्मान दिया है। और मेरा बस इतना प्रयास है
कि राजनीति का एक ऐसा पंचम और इस जिले के लिए एक ऐसा अनूठा कार्य ये बेटी कर जाए, ये बहन कर जाए, जिससे रोशनी नाम जो मेरा है, रोशनी की तरह मैं इस जिले के लिए काम कर जाऊं। बस मेरी इतनी सी अभिलाषा है। अच्छा, आपने नशा मुक्ति की बात की। जी। टीकमगढ़ जिले की 2 बेटियां, जी। एक पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी। शराब के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं और आप नशा मुक्ति अभियान चला रही हैं। आपका जो अभियान है खूब चर्चाओं में रहता है। अक्सर सुना जाता है कि रोशनी का भी एक जो अभियान है वो चल रहा है नशा मुक्ति पे। तो ये अभियान आप लोग जो चलाती हैं, लोगों को नशे से दूर कैसे करती है आपकी संस्था? देखिए, कोई भी नशा जैसा नहीं, नशे जैसे कोई भी अभियान हो, चाहे वो जागरूकता का अभियान हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का अभियान हो, हमें ये निस्वार्थ भाव से खुद में तय करना होगा और सामने वाले लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम आपके परिवार की बेटी और बहन हैं। हमें जिस प्रकार अपने स्वयं के परिवार की चिंता है और वो परिवार आप भी मेरा है और उसी प्रकार से मैं काम करती हूँ। मैंने अपने अगर आगामी चुनाव में मैं एक प्रतिनिधित्व करके चुनी जाती हूँ तो मेरा ये मैनिफेस्टो में तय किया है कि विधानसभा में जिस प्रकार से चर्चाएं चलती हैं कि एक प्रतिनिधि होके या कोई राजा बनकर बैठता है तो लोग उसकी बात को मानते हैं, सुनते हैं। तो उसी प्रकार से तय किया है कि जब मैं मेरे भाई की कलाई में राखी बांधूंगी तो मुझे मुझे उस रक्षा सूत्र के बदले में 1 रुपए नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा भाई तंबाकू को त्याग दे और नशे को त्याग दे। ये मेरे लिए अमूल्य तोहफा होगा। आप जनपद सदस्य हैं, ये तो आपके अभियान की बात हो गई, जनपद सदस्य की बात हो गई। जिला रोश पंचायत सदस्य। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, जिला पंचायत सदस्य की। रोशनी जी, आप क्षेत्र में जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, उन हिरकों में भी जाती हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, लोगों से जुड़ती हैं, अपना नशा मुक्ति अभियान लेकर भी वहाँ पहुँचती हैं। 2023 चल रहा है, नवंबर में सुनिश्चित माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होंगे। जी। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो सरकार की तमाम योजनाएँ हैं, महत्वाकांक्षी तमाम योजनाएँ चल रही हैं सरकार की, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति तो बहुत अच्छी है, चूँकि हम एक लार्ज स्केल पे देखें, नल जल योजना की ही बात करें, तो आज बुंदेलखंड की स्थिति हम और आप बहुत बेहतर जानते हैं कि ये पानी और सूखा से हमेशा प्रताड़ित रहा है और आज नल जल योजना से उस हर और माँ-बेटी को निजात मिली है कि हर दौरे पे नल लगाया गया है। तो ये हमारे शिवराज सरकार जी की बहुत ही लाभप्रद योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही सुंदर पहल है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने एक ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जोड़ो। पीएमवाई। तो आज वो आप पूरे गांव में देख सकते हैं कि उसका किस प्रकार से सुंदर जाल बिछाया गया है कि अगर हम अपने यही देखें जैसे ही मध्य प्रदेश की बॉर्डर से यूपी टच होता है तो हमें मालूम हो जाता है कि ये यूपी की सड़क है और ये मध्य प्रदेश। तो बहुत अच्छा प्रयास किया है दोनों ही सरकारों ने, जहां पे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज लाडली योजना की बात करें, लाडली बहन के लिए जो योजना चलाई है उसका भी लगभग मैं जाती हूँ, रोज ही मैं गांव में भ्रमण करती हूँ, तो हर गांव में आबादी के अनुसार लगभग 500 से 1000 और निवाड़ी जिले में कम से कम 60,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। और आने वाले समय में जब एक बहन के पास एक आमदनी आती है तो उनको बहुत खुशी होती है। तो मुझे लगता है सरकार की जो इस तरीके की योजनाएं हैं वो लाभप्रद हैं। बस हमारा प्रयास ये है कि हम उसको जमीन स्तर पर निचले स्तर तक कैसे पहुंचाएं ताकि हमें और अच्छा लाभ मिले और आगामी आने वाले चुनाव में भी हमारे पार्टी की महत्वता को समझते हुए हम बहुत अच्छे से अच्छा प्रयास कर पाए। अच्छा, आप निवाड़ी से टिकट माँग रही हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी से। जी। क्या लग रहा है कि टिकट जो है भाजपा इस बार निवाड़ी जिले की जो 2 सीटें हैं, इनमें महिला कैंडिडेट्स को टिकट दे सकती है? आपको कितनी उम्मीद है खुद के टिकट पे? देखिए, जब महिला आरक्षण की बात की जाती है तो स्वतः ही आरक्षण की बात भी ना करते हुए अगर मैं स्वयं की बात करूं तो मुझे लगता है कार्य को देखते हुए और एक महिला की सक्रियता को देखते हुए, क्योंकि जितनी पुरुष की सहभागिता होती है उतना ही महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक महिला प्रतिनिधित्व की भी आवश्यकता होती है। और मैं निवाड़ी जिला और टीकमगढ़ जिला दोनों को मिलाकर के देखूं तो एक भी जो है महिला को टिकट देकर के चयन नहीं किया गया और मैं टिकट मांग नहीं रही हूं, ये हमारा हक है और इसको दिया जाना चाहिए।
आज मैं भले इस पार्टी में हूँ और मैंने ये तय किया है और ये मेरे क्षेत्र के परिवार के लोगों ने तय किया है कि जिस प्रकार उन्होंने मुझे मैं जिला पंचायत सदस्य का मैंने फॉर्म भरा और मैं चुनाव लड़ी, मेरी कल्पना से परे था। मेरी कल्पना से परे इसलिए था कि उन्होंने मुझे 8,000 वोटों से जिताया है। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन इतना प्रेम सम्मान और जब उन्होंने मुझसे आशाएँ रखी कि दीदी आपको ये निवाड़ी विधानसभा छोड़ कर के नहीं जाना है बेटा, तो मैं उनकी उम्मीदों पर निरंतर खरी उतरूँगी, उनकी आशा को मैं टूटता हुआ नहीं देख सकती और क- उसके लिए मैं बिल्कुल समर्पित हूँ। काश काश आपका टिकट नहीं हुआ, हुँ। फिर रोशनी यादव क्या करेंगी? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कुछ भी इस प्रकार से कुछ तय होगा, जहाँ अगर महिला आरक्षण और एक महिला नेतृत्व की बात कही है और जिस प्रकार से मेरे लोगों में सेवा भाव की जो सक्रियता है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और मैं अपनी मेहनत पे, अपने संघर्ष पे और ईश्वर की कृपा पे विश्वास रखती हूँ। अगर मैं उस पात्र होंगी, तो मुझे मेरी जनता स्वयं चुन लेगी। आपके क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार खूब गर्म है जी, कि रोशनी यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी। तो रोशनी यादव कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके कांग्रेस से टिकट लेंगी, तो इसे अफवाह माना जाए या आगे की आपकी रणनीति है कांग्रेस में जाने की कोई? देखिए, रणनीतियाँ बनाई नहीं जाती, रणनीतियाँ समय अनुसार खुद को स्वयं चुन लेती हैं। क्योंकि जो प्रभाव होता है और वो उस अभाव में आके उस प्रभाव में लिप्त हो जाता है। तो मैं भी ये मानती हूँ कि अगर मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे परिवारजनों को अगर मुझसे इस प्रकार की उम्मीद है और वो मुझ पर इस प्रकार का विचार करते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि मैं कहाँ जाऊँगी, पर चुनाव लड़ना मेरा तय है और मुझे पार्टी आशीर्वाद देगी और मैं चुनाव लड़ूँगी। अब तक की बात में दो पहलू निकल कर सामने आए हैं। जी, एक तरफ आप जनता की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ आपका संगठन और सत्ता। जी, आपका मानना ये है कि आप जो जनता कहेगी वो करेंगी, बिल्कुल। संगठन जो कहेगा वो नहीं करेंगी। ये स्पष्ट कहा। क्योंकि मुझे ये लगता है जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए जनता एक-एक वोट देकर के संगठन और पार्टियों को खड़ा करती है। जी। तो हम उससे बड़े तो नहीं हो सकते ना। पहली प्राथमिकता हमारी होती है जनता, दूसरी प्राथमिकता होती है संगठन, उसके बाद होती है पार्टी। क्योंकि पार्टी संगठन को निर्मित करती है और अगर जनता उस पार्टी या संगठन को नहीं चुनती है, तो फिर किस तरह की स्वीकारता है? अगर आज मैं रोशनी हूँ और रोशनी एक सामान्य टैनीपुरा गांव की किसान परिवार की बेटी है। अगर इस रोशनी की आवाज को मेरे भाई और मेरे क्षेत्र ने इस आवाज को नहीं उठाया होता तो इस रोशनी की चमक को कोई पहचानता भी नहीं। तो मैं ये मानती हूं कि उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि जनता जब भगवान के दरबार में जाते हैं तो भक्तों से ही भगवान की पहचान होती है, अन्यथा इस दुनिया में कहां भगवान है? आप बताएं कहीं अगर किसी को नजर आते हो तो हम इस बात को कतई नहीं स्वीकारते। सर्वप्रथम मैं मेरे क्षेत्र के मेरे परिवारजनों को मैं प्रणाम करती हूँ और वो जो मेरे लिए बेहतर चुनाव करेंगे मैं उस पर समर्पित रूप से पूरा भाव रखते हुए आगे बढ़ूंगी और मैं क्षेत्र के लिए समर्पित हूँ। मतलब ये साफ तौर पर माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट किसी और व्यक्ति को दे दिया, रोशनी को नहीं दिया, तो रोशनी चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरेंगी। मैं भाई बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोग जिस प्रकार उन्होंने मुझे जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुना है, तब भी कोई पार्टी के सिंबल का विषय नहीं था। सिर्फ प्रेम और सम्मान और इस बेटी की सच्चाई और ईमानदारी पे और व्यक्तित्व पर ये चुनाव लड़ा गया। आगे भी मुझे लगता है कि पार्टी मुझ पर पूर्ण विश्वास करेगी, क्योंकि पृथ्वीपुर में जब उपचुनाव हुआ तब मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आश्वस्त किया है और ये वादा भी मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि वो शब्द थे कि बेटा मैंने आपसे वादा किया और उस वादे को मैं निभाऊंगा। अगर वो उस वादे को नहीं निभाते हैं तो फिर हम और आप तो बहुत आम हैं और आम से ही हम आम बनते हैं और आम के भाव फिर लगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमें हमारे क्षेत्र और परिवार पे छोड़ देना चाहिए। वो स्वयं तय कर लेंगे कि मुझे किस ओर जाना है। मतलब ये है कि उपचुनाव के दौरान संगठन में और आपके बीच समझौता हुआ था कि चुनाव में नाम उतरे आप। समझौता तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि जब आप एक प्रयासरत होते हैं और प्रयास किया जाता है तो आपका ढांढस बताया जाता है, आपको हिम्मत दी जाती है कि आगे आने वाले समय में, और ये समय मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, ये समय मुझे इसलिए चाहिए चूंकि मैं महिला सशक्तिकरण की आवाज हूँ। मुझसे लाखों बहनें आशा लगाकर बैठी हैं, मुझसे लाखों युवा भाई मुझसे आशा लगा के बैठे हैं कि अगर मेरी बहन इस निवाड़ी जिले का नेतृत्व करेगी, निवाड़ी विधानसभा का नेतृत्व करेगी, तो शायद
ये सच्चाईता के भाव रखते हुए जिस प्रकार से मैं सेवा कर रही हूँ, मैं धूप और दिन रात नहीं देखती, मैं राजनेता की तरह मैं नेता बनकर काम नहीं करती। आप इस बात को और क्षेत्र में जाके बिल्कुल परखें कि मैं किस प्रकार से काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारे जो भावनात्मक भाव हैं, हमें उनको जोड़कर भी काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो राजनीति बहुत ऊपर पहुंच गई है। और मैं मेरे युवाओं को ये संदेश दूंगी कि मेरे भाई, राजनीति चाहे वो मेरी बहनें हों, राजनीति को इस प्रकार ना करें और कतई ना सोचें कि हम ढंग का अच्छा कपड़ा पहन के और बढ़िया मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के और एसी की हवा लेते हुए और दूर से ही हाथ जोड़ते हुए हम राजनीति कर लें। तो ये राजनीति का उद्देश्य कतई ना बनाए। अगर वाकई राजनीति चुनना है और उस मार्ग को चुनना है तो समर्पित होके सेवा करिए। यकीन मानिएगा, उन दुखी गरीब माता पिता की हमें इतनी दुआएं मिलेंगी कि आप तरक्की आपके खुद कदम चूमेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मैं भी इस बात की चिंता नहीं करती हूँ कि कल क्या होगा, मुझे टिकट मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैंने अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और इस बुंदेलखंड की धरा को ये रोशनी यादव कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। रोशनी जी, आपने कहा कि राजनीति सेवा भाव है, जी। राजनीति जनता की सेवा के लिए बनी, लेकिन अब जो है वो वीआईपी बड़ी-बड़ी मर्सिडीज़ कारों में लेके लोग निकलते हैं, एसी में रहते हैं। तो क्या आप देखती हैं कि राजनीति का जो परिदृश्य है, वो समय के हिसाब से बदलता जा रहा है? बिल्कुल बदलता जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि जब भी बुराइयां आती हैं, अगर हम त्रेता युग में जाके देखें, तो वहां जब रावण जी की आताताई हुई और जब ऐसा परिदृश्य सामने आया तो राम अवतार लेकर के राम ने उस बुराई को मिटाया, उस पर जीत हासिल की। और वही हम अगर द्वापर युग में जाते हैं तो कंस की जब आताताई हुई तब हमारे कान्हा जी ने जन्म लिया और उस बुराई का अंत किया। तो वैसे ही राजनीति हो, चाहे कोई भी जीवन हो, जहां पे बुराई होती है वहां अच्छाई स्वतः ही आ जाती है और बुराई पे बुराई को पराजित करके और हम विजय की ओर बढ़ते हैं, अच्छाइयों की जीत की ओर बढ़ते हैं। तो हमें इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आज राजनीतिक जो खरीद फरोख्त ये सब बातें मैं सुनती रहती हूँ, मैंने देखा तो नहीं है ये जी। दृश्य, बस सुनने में आता है। पर मेरा प्रयास ये है कि मैं उसको बदलने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि आज इस देश की 35 और 40% युवा पीढ़ी है जो इस देश को एक लालच मुक्त होकर के और बुराइयां मिटा करके सेवा भाव से समर्पित होकर युवा ही इस देश की कमान संभाल कर एक बहुत अच्छा दृश्य बना सकता है। तो तो रोशनी जी, जी। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, आप भाजपा बिल्कुल। की नेत्री हैं। जी। आज मैंने एक एजेंसी में पढ़ा, एक एजेंसी ने कहा है, न्यूज़ एजेंसी ने, कि इस बार जो 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस जो है बहुमत में है। 135 से 140 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। आप भाजपा की नेत्री हैं, जी। संगठन के लिए भी काम करती हैं जी। और खुद भी समाज सेवा करती हैं, जनता के बीच जाती हैं। तो क्या लगता है आपको, जनता के बीच जो भाव हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो सही मानी जाती हैं या फिर ये अफ़वाह होती हैं? आप किस रूप में इन रिपोर्टों को देखती हैं? क्योंकि उन्होंने तो बहुमत ही दिया है आज एक रिपोर्ट में। देखिए, जब मैंने पहले भी जनता को ही प्राथमिकता दी है, क्योंकि अगर जब जनता तय कर लेती है तो हम और आप उसके सामने बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, निम्न मात्र होते हैं और उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एजेंसियों और संगठनों के सर्वे की मैं बात करूं तो मैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूं, क्योंकि मेरे सामने मैंने पृथ्वीपुर के 2018 के चुनाव को भी देखा है, सामान्य चुनाव को, कि सर्वे में कुछ और ही नाम चल रहे थे और पार्टी द्वारा कुछ और ही नाम तय किए गए और उसमें हमारी पार्टी को काफी नुकसान हुआ, जमानत जब्त होने जैसी स्थिति बनी। और वहीं अगर मैं निवाड़ी का भी एक दृश्य बताऊं तो कांग्रेस संगठन ने भी एक ऐसा नाम तय किया जिसके वहां पे भी इसी प्रकार का हाल हुआ कि जमानत जब्त हुई। तो देखिए, दोनों में समानता है। जब अगर एक अच्छा सर्वे करके आप जो जनता के बीच में लोकप्रिय है, जो सेवा का भाव रखते हुए जो व्यक्ति काम करता है, आप उसको नजरअंदाज करते हैं तो पार्टियों को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो उनको एजेंसी और संगठन या जो भी हमारे सर्वे करता एजेंसियां हैं, जेन्युइन सर्वे करके जनता की जो आवाज है उसको रखना चाहिए, ताकि जनता का भला हो सके, उनकी उम्मीदें तार तार ना हो।
मैं बस यही कहना मतलब चाहूंगी। सर्वे रिपोर्ट जो है वो भी कहीं न कहीं बिल्कुल गड़बड़ बन जाती हैं हो आपके जाती है, आप कई बार हम लोगों से भी गलतियां होती हैं। कई बार होता है कि आज हवा कुछ और है, 5 महीने बाद अभी नवंबर में चुनाव है, तब तक जाके हवा कुछ और रुख ले सकती है। तो इसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ये तो बिन मौसम बरसात है, वैसी राजनीति है। कब पलटा पलट जाए, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाए। तो इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। जनता के बीच अगर आप जा रही हैं चुनाव लड़ने, जी। तो आपके बेसिक मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप उतरेंगी? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है इस बुंदेलखंड को लेकर, चूँकि मैं खुद एक सामान्य किसान परिवार से आती हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, बाकी दूसरा परिचय जो भी हो। तो अमूनन मुझे ये लगा है कि कहीं न कहीं उस बात की कमी खलती है मुझे, चाहे मैं सरकार में रहूँ या कहीं भी रहूँ, मेरे अन्य दल से भी ये निवेदन है कि अगर मैं एक प्रतिनिधि के रूप में चुनकर और उस विधानसभा के सदन में पहुँचती हूँ, तो मेरी सबसे पहली आवाज़ होगी कि इस बुंदेलखंड में हर किसान माँ-बाप के खेत से नहर निकाली जाए, ताकि हमें उन चंद टुकड़ों में जो किस्तें डलवाई जाती हैं, उनमें हमारे माँ-बाप का सम्मान ना तौला जाए। अगर वाक़ई उनकी मदद करनी है और उनको बीज से उनकी जड़ को गाड़ना है, और अगर नहर की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, तो उनकी 10 पीढ़ियाँ सुधर जाएँगी। फिर हमें और आपको किसी से माँगना नहीं पड़ेगा कि कोई हमारा कर्ज माफ़ आके करे, कोई हमें किसान सम्मान निधि के रूप में दे। ये विरोध नहीं है, ये सिर्फ़ एक सामान्य किसान माँ-बाप की पीड़ा है जो मैं कह पा रही हूँ, जिसको मैं स्वयं देखती हूँ। और मेरी वो मातृ शक्ति अभी आज मेरे साथ ही जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में बहनें चुन के आई हैं, जनपद सदस्य के रूप में चुनकर आई हैं, लेकिन सरपंच के रूप में चुनकर आई हैं, लेकिन वो खुद अपनी आवाज को नहीं रख पाती हैं। तो मेरा काम यही है कि अगर ये रोशनी यादव जैसी एक महिला सशक्त होकर के एक रानी लक्ष्मीबाई का प्रतीक बनती है, तो मेरे साथ और मेरी महिला सशक्तिकरण की बहनें सजग होकर हिम्मत जुटा पाएंगी कि आज अगर एक मेरी बेटी और बहन निकली है, तो हम भी दीदी के साथ निकलते हैं। तो इस बात से मैं भी गौरवान्वित होंगी कि वो अपने क्षेत्र के, अपने गांव की समस्या, क्योंकि जब एक महिला निर्णय लेती है तो वो दिमाग का कम इस्तेमाल करके वो दिल से निर्णय लेती है, तो मुझे लगता है कि और भी बेहतर हो पाएगा। और युवा भाइयों के लिए मुझे ये प्रयास करना है कि कैसे हम ये प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा रोजगार लेकर के आए। और अभी मैंने एक नारायणी सेना का भी गठन किया है और युवा भाइयों की भी सेना का गठन किया है कि जब रोशनी बहन टैनीपुरा गांव में अगर स्वच्छता अभियान चलाएगी या कोई भी मुहिम चलाएगी, तो सारी मुहिम हर गांव में चलेगी। एक इस प्रकार की हमारी सेना काम करेगी। वो सेना होगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह अथाह सेना। और इस प्रकार से हम सब काम करेंगे। आज निवाड़ी जिले में एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। कोरोना का हमने बहुत ही विकट समय देखा है। तो मुझे लगता है कि हम जब परिवार के साथ बैठते हैं और जब ये छोटे से जिले होते हैं, तो उनकी भी कल्पना होती है कि हम भोपाल, इंदौर जैसे शहर में होते, तो शायद एक अच्छा पार्क मिलता जहां हमारे 2 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ हम भी पार्क में जाते, बच्चे खेलते, तो एक बेहतर पार्क की व्यवस्थाएं बने। इस प्रकार से जो भी छोटी-छोटी, और सबसे बड़ी चीज कि आज युवा जिस प्रकार से भटक रहा है, और मैं देखती हूँ कि कई अभी कुछ दिन पहले ही, मैं चूंकि जगह और उस भाई का नाम नहीं लूंगी, ऐसे कई भाइयों ने आत्महत्या कर ली। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं भी इस राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में रहते हुए, कई बार मेरा भी मनोबल टूटता है, मैं भी हारती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ये सब क्षेत्र के लिए कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, फिर भी इतना संघर्ष क्यों? मैं किसके लिए कर रही हूँ? मैं ये सब मेरे परिवार के लोगों के लिए कर रही हूँ, इस क्षेत्र के लिए कर रही हूँ, फिर मुझे क्यों इतना संघर्ष, क्यों इतना दुख है, क्यों ये करना पड़ रहा है? तो उस हिम्मत के लिए मेरा ये युवा भाइयों के लिए और पूरे परिवार के लिए संदेश है कि हमें ये प्रयास करना चाहिए। आज युवा पीढ़ी उस मार्ग से भटक गई है। हमें भगवान की, जो भी आपके इष्ट देवता हो, आप जिसको मानते हो, देखिए एक मंदिर में 10 मूर्तियां होती हैं, हमें 10 मूर्तियों को प्रणाम करना है। ऐसे ही सामाजिक जीवन में हमें 10 गुरु या कितने भी गुरु मिले, सारे गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हम एक गुरु को माने और एक ईश्वर को इष्ट मानकर उनसे अपने सारे दुख रोएं और उनको अपना जीवन समर्पित कर दें कि जो भी मेरे जीवन में कष्ट हो, सुख हो, अब आपको ही मेरा ख्याल रखना है, आपको ही मेरा ध्यान रखना है। और अगर इस प्रकार से मेरी पूरे युवा पीढ़ी, मेरे भाई
अगर ये दिनचर्या बनाते हैं कि मुझे 10 मिनट या आधे घंटे भगवान में ध्यान लगा करके उनको सारे दुख, आप दुनिया को मत कहिए, क्योंकि ये अनुभव मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ। जब हम किसी को अपना दुख रोते हैं या पीड़ा रोते हैं तो या तो वो आपका मजाक बनाते हैं या उस दुख को अफवाह जनक या बुराई के नजरिए से उसको जगह जगह फैलाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हमें केवल और केवल हमें अपने ईष्ट और भगवान के सामने दुख रोना चाहिए और इससे आपको ताकत मिलेगी। आप आत्महत्या जैसा चिंतन नहीं कर पाएंगे। और ये चूंकि हम हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम सनातन पीढ़ी से आते हैं, तो मुझे लगता है जब भी जहां पे भी हमारे मंदिर हैं और उनमें जो हमारे पंडित स्वरूप या जो संत स्वरूप बैठते हैं, ऐसे हर मंदिरों में ये प्रयास रहेगा मेरा आने वाले समय में कि हम वहां पर एक दिनचर्या बना दें कि 10 मिनट हमारा पूरा परिवार मंदिर में जाए और 10 मिनट अच्छे प्रवचनों का संग्रह ग्रहण करे, ताकि हमारी बुद्धि अच्छी हो, प्रबल हो, हम मार्ग से भटके ना, हम बुराई को ना पकड़ें। क्योंकि अगर हम सतमार्ग की ओर जाएंगे तो हमारा मन ठेके पर जाने का नहीं करेगा, बार में जाने का मन नहीं करेगा, वहां बैठ के दारू और सिगरेट पीने का मन नहीं करेगा। हमारा मन क्या करेगा कि हमारे भीतर अगर सत्संग है और अच्छे संस्कार हैं तो हम ये प्रयास करेंगे कि मैं कैसे 10 भाइयों के जीवन में ये संस्कार डाल दूं, ये मैं ज्ञान उनको दे दूं, ताकि उनका वो अपने मार्ग से ना भटके। और ये युवा पीढ़ी जो हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है और ये प्रयास करके देखना चाहिए कि वो थोड़ा सा भगवान के लिए सीताराम राधे राधे कुछ भी जाप करने का प्रयास करें। क्योंकि मैं स्वयं ये करती हूँ और जब भी मैं पूरे दिन हार थक करके आती हूँ तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरा कान्हा, मेरे ईश्वर जी। रोशनी जी, आप बागेश्वर धाम के शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से जुड़ी हैं। हिंदू राष्ट्र को लेके लगातार वो बयान दे रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आपकी क्या भूमिका है उनके इस बयान पे, आप क्या रुख अपनाना चाहेंगे? मैं मानती हूँ सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि संत तो पुरातन पीढ़ियों से हमारे देश में रहे हैं और बहुत उच्च कोटि के संत हैं कि जब भी हम किसी अच्छे और बहुत ही क्या कहें कि आध्यात्म वाले संत के सामने जब खड़े होते हैं तो आप स्वतः ही दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। तो वो एक चमक और जो ओजस और जो तेज होता है उससे आप भटक नहीं सकते हैं। तो हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम संत जनों के सानिध्य में बैठे हैं तो हमें व्यर्थ में उनके पास सांसारिक जीवन के दुख और व्यथा को रोना नहीं चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे किस प्रकार से ज्ञान ले सकें, जिस प्रकार से हमें अन्न के कण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक थाली में जो आप तिनका छोड़ते हो उससे एक चिड़िया का पेट भरता है। और आज बागेश्वर सरकार जिस प्रकार से, हम सबको पता है कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमें ये जागृति ही नहीं है हमें, हम अब तक सोए हुए हैं। और इस बात को मैं सराहती हूँ और बाकी उनको शेर दिल हिंदुओं का मानती हूँ कि वो इतनी स्पष्टता और इतनी प्रखरता से हिंदुत्व के प्रति और सनातन के प्रति बात रखते हैं कि अगर आज हमने हिंदू राष्ट्र की नींव गढ़े या ना गढ़े वो बन पाता है या नहीं बन पाता, लेकिन अगर हमारी शिक्षा पद्धति में रामचरितमानस को पढ़ाया जाता, हम सब युवाओं को या गीता का अध्ययन कराया जाता, श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक पढ़ाए जाते, तो आज जो हमारे हिंदुत्व और सनातन के संस्कार की जो पहचान है उसका आकलन आप स्वयं कर लीजिए कि आज युवा किस तरफ जा रहा है। वो कहता है क्या भगवान है, मैं उसमें क्या हाथ जोड़ करके करूंगा। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान ये मान रहा है कि मैं बालाजी सरकार के चरणों में प्रणाम करता हूं तो मुझे ताकत मिलती है, मेरी अर्जी स्वीकारी जाती है तो मैं वहां से सकारात्मक होकर लौटता हूं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो हिंदू राष्ट्र बना करके लोगों के मन में हिंदुत्व और सनातन के प्रति उनको जागृत कर रहे हैं। और उसमें मैं ये मानती हूँ कि अगर लोग इसको अलग विचारधारा से भी अगर विषय उठाते हैं, कुछ लोग अनावश्यक ही आरोपित करते रहते हैं, चूंकि ये स्वभाव है कि जहां जिस मात्रा में बुराई है, जिस मात्रा में दुख है, उतनी ही मात्रा में अच्छाई होगी, उतनी ही मात्रा में दुख होगा। तो इस बात की बिना चिंता किए हुए और अपने प्राणों की बिना चिंता किए हुए जो इस
इस ऊंचाई तक हिंदुत्व और सनातन की बात को उठा रहा है, क्योंकि इतनी किसी में हिम्मत और ताकत नहीं होती। और ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहती हूँ कि जिसको ये बुराई नजर आती है तो वो जाकर अपने नेत्रों का दान कर दे, वो ना देखे जिससे नहीं देखा जाता है। क्योंकि जब अच्छी चीजें चलती हैं तो वो अच्छा प्रयास ना करके, साथ ना दे करके प्रयास ये करते हैं कब मैं कोई जरा सी बुराई पकड़ लूं और मैं कैसे जो है वायरल हो जाऊं, अफवाह फैला दूं। तो ऐसे लोगों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं बिल्कुल बागेश्वर सरकार के साथ हमेशा हूँ। आज मेरा निवाड़ी जिला जब देश दुनिया में ये देखता था कि उनका एक बड़ा ही दिव्य दरबार लगता है, और जब उनकी अर्जियां मैंने सुनी तो मुझे भी लगा कि हे सरकार, मेरी भी, हे बागेश्वर वाला जी, मेरी भी एक अर्जी स्वीकारेगा। मेरा जिला बहुत छोटा है, अगर आपका दिव्य दरबार यहाँ लग जाए। और जब वो दिव्य दरबार लगा तो मैंने देखा कि बागेश्वर सरकार पागल कहते हैं, तो यहाँ भक्त वाकई पागल है। और अगर इन भक्तों को अगर वाकई श्रद्धा और भक्ति से जोड़ दिया जाए तो आज जो युवा पीढ़ी जिस प्रकार से भटक रही है या गलत निर्णय लेके वो बिना सोचे परिवार को दुख की ओर छोड़कर चले जाते हैं, तो ये सब चीजें खत्म होने लगेंगी, क्योंकि उनमें ताकत आ जाएगी, उनमें एक हिम्मत आ जाएगी। इतने जल्दी वो अपना ढांढस नहीं खो सकते, क्योंकि अभी क्या है, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तुरंत मैं जो है सुसाइड कर लेता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। अगर जरा सी कोई माता पिता ने बात कह दी तो बुरा लगता है। लेकिन इस बात में मैं ये भी कहूंगी, कई बार माता पिता भी गलत होते हैं और बच्चा उनको सीख देता है। तो ये भी प्रयास करना चाहिए कि जब हमें कभी कहीं भी जिस जगह पे हमारा सम्मान ना हो, उस जगह को त्याग देना ही बेहतर है। ठीक है रोशनी जी, समय ज़्यादा हो रहा है और एक जी हमारे कार्यक्रम की जो समय सीमा है वो बिल्कुल तय है। बिल्कुल। मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाह रहा जी हूँ, जी जो मैंने देखा, जी। जयाश्री की छवि की तरह दिखने वाली रोशनी यादव और उमा की तरह तीखे सवाल करने वाली रोशनी यादव, उनको ये नहीं लगता कि वो जिस तरीके से बोलती हैं, सच्चाई बोलती हैं, जनता की बात मीडिया के सामने रखती हैं, उनका संगठन उन पर एक्शन ले सकता है। इस बात की चिंता मैंने पहले ही बहुत स्पष्ट कर दी कि मैं खुद की मेहनत और ईश्वर की कृपा और जनता के आशीर्वाद, ये तीनों मुझ पर हैं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और डर के जीने का क्या ही औचित्य है। डरना है, मरना तो सबको है। हम इस पृथ्वी पर अकेले आए हैं, अकेले जाना है, हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन हम जो दुआएं और आशीर्वाद और इतिहास में अपना नाम लिख करके जाएंगे, या मेरे जाने के बाद जो दो टूक आंसू बहाएंगे, तो ऊपर से भी मैं मुस्कुराऊंगी। तो इस बात की चिंता नहीं करना है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल जाके पता नहीं क्या होने वाला है। तो खुशी खुशी जीना है, डर के क्या जीना है। जिसको जो करना हो करे। हमें इस बात पर विश्वास है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। अगर इस बात से मेरा कोई कुछ बिगाड़ता हो तो बिगाड़े, मेरे ऊपर मेरे परिवार और क्षेत्र का आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा है। तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई ऐसा विषय है। तो मैं सबको बस यही कहूंगी, मेरे क्षेत्र के मेरे प्रियजन, मेरे परिवारजन सदैव मुझ पर इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रहें और इस बेटी की, इस बहन की हिम्मत और ताकत को बढ़ाए रहें, और बस ईश्वर की कृपा मुझ पर बनी रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने धन्यवाद, हमें आपको इतना भी समय बहुत-बहुत दिया। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रोशनी यादव, जिनसे हमने सवाल किए और उनने उन सवालों के बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिए। इस हफ्ते फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।